बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, फाइनली बहुत आहिस्ता आहिस्ता मुज़ाकरात की गाड़ी, हुकूमत और अपोजिशन की गाड़ी जो है मुज़ाकरात की, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर या जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारे सामने उभर के पिछले 24 घंटे में नजर आया वो स्पीकर नेशनल असम्बली जनाब अयाज सादिक साहब का है। मुज़ाकरात को लेके स्पीकर साहब क्या फरमाते हैं, ज़रा सुनिएगा। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलख़ी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनको सामने रख के उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर नज़र डाली जाए, इन सारी चीज़ों के ऊपर स्पीकर का दफ्तर है। जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूंगा। अयाज सादिक साहब की गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी, जहाँ पर यह लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के इत्तेहादी जमातें जो इनके कोई मामलात हो सकता है आगे चल पड़े, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे चलने भी चाहिए मामलात। एट द सेम टाइम मौलाना फजलुर रहमान साहब की नाराज़गी या तलखी जो है वो मदारिस बिल को लेकर बढ़ती जा रही है। वो बार बार कहते हैं कि यार कमिटमेंट था 26वीं आईनी तरमीम से पहले, एट वंस क्या हो गया कि बिल भी उसको पास कराने के लिए हुकूमती लोगों ने, सारी हुकूमती जमातों ने वोट भी किया एंड इवेंचुअली ये बैकआउट कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल क्या फरमाया, जरा वो गुफ्तगू भी सुनिएगा। आप चाहते हैं कि उलमा आपस में लड़ें, हम उलमा नहीं लड़ेंगे आपस में। एक्ट बन चुका है, लिहाजा एक्ट बनने के बाद तरमीम इस वक्त तो नहीं हो सकती, बाद में अगर कोई तजवीज़ आ गई तो बात कर सकते हैं, उसके बाद बात होगी। पार्लियामेंट की इज्जत करो खुदा के लिए। अगर इससे आगे पीछे मामला गया तो यकीनन फिर ऐवान नहीं मैदान में फैसले होंगे। नाज़रीन, जहां पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर आज भी सवाल उठाया जाता है, ज़ेर बहस है कि साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए थे, धांधली हुई, उम्मीदवारों से कागजात छीने गए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर। एक बार फिर से अमेरिका ने भी, अमरीकी दफ्तर खारजा ने भी उसके ऊपर सवालात उठाए। बट एट द सेम टाइम ख्वाजा साहब कहते हैं कि जनाब हमारे अंदरूनी मामलात पाकिस्तान के अंदर ही सोल्यूशन है उनका, कोई भी फॉरेन पास जो है उसका कोई इन्फ्लुएंस काबिल कबूल नहीं होगा। जरा मैथ्यू मिलर की गुफ्तगू सुनिएगा, उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन को लेकर क्या कहा। नाज़रीन, ने इसी सारी पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं? बिल्कुल, अल्लाह का फजल जी। सर जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है पाकिस्तान में लगता यह है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम हो रहा है। एक कदम PMLN आगे बढ़ती है तो कुछ तहरीक इंसाफ की जानिब से भी थोड़ा सा टिल्ट दिखाई दे रहा है। सर मुज़ाकरात बाकायदा आगाज हो गए या अभी इनिशियल फेजेस में हैं? देखिए, मुज़ाकरात तो बड़ी वाज़े तौर पे 2 कंडीशंस पहले पूरी होंगी तो फिर ही कोई पेशकदमी होगी। अभी तो हमने जो कंडीशंस जो बड़ी रीजनेबल और मेरा ख्याल है कि जेन्युइन कंडीशंस हमने लगाई हैं कि आप कम से कम एक तरह से हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो जो कानून के मुताबिक हमारी डिमांड्स हैं वो पूरी कर लें और उसके बाद मुज़ाकरात करें। और मेरा ख्याल है दूसरी बात यह है कि वो मुज़ाकरात शायद अब पार्लियामेंट के लेवल पे शुरू हों। वही एक फोरम है जहां से ये मुज़ाकरात की शुरुआत हो सकती है। तो देखते हैं अब किस तरह हुकूमत क्या रिएक्ट करती है। हमने दरवाजे खोले हैं मुज़ाकरात के, किसी किस्म की ऑफर नहीं की मुज़ाकरात की। बड़ा वाज़े तौर पे आज भी इमरान खान साहब ने उसको रिपीट किया है कि आप एक तो जुडिशल कमीशन बना दें जो 24 नवंबर को हुआ और उस पर एक सच क्या है और झूठ क्या है, एक इंडिपेंडेंट आज़ाद कमीशन उस पर फैसला करेगी। और नंबर 2, जो जिन वर्कर्स को आपने एहतजाज करने के लिए पकड़ा हुआ है और कोई केस नहीं उनके खिलाफ, कोई मुआद नहीं, उनको आप छोड़ दें, अपना केस लड़ते रहेंगे, लेकिन उनको आप जेल में क्यों रख रहे हैं। तो ये 2 डिमांड बड़ी जेन्युइन डिमांड्स हैं और अगर वो पूरी होती हैं तो फिर शायद मुज़ाकरात पार्लियामेंट के लेवल तक शुरू हो सकें। सर हम तो आज तक 9 मई की कंप्लीट फुटेजेस जो थी उनका इंतजार कर रहे हैं और एक वे आउट तो ये भी पॉसिबल है ना कि 26 नवंबर की फुटेज गवर्नमेंट रिलीज कर दे कि यार दिस इज व्हाट हैपेंड, अब आप बताइए कि इसके ऊपर फर्दर इंक्वायरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट की जानिब से ये भी तो एक वे आउट हो सकता है ना। वो हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट तो देखें, गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व है और गवर्नमेंट ने तो एक तरह से एक पार्टी है। हमें भी आप एक पार्टी समझ लें।
पीटीआई को या अवाम को भी पार्टी समझ ले, तो इस वक्त गवर्नमेंट हुकूमत वर्सेस अवाम की बात है, तो वो कोई इंडिपेंडेंट या आज़ाद न्यूट्रल अदारा ही उसको कर सकता है उसकी तहकीकात, और वो तहकीकात एक जुडिशल फोरम कमीशन, एक कानून के तहत बनी हुई कमीशन जो जुडिशरी पे बेस्ड हो, वही हो सकती है। मेरा ख्याल है बड़ी मुनासिब बात है उसमें। अगर सपोजिंग मैं सच बोल रहा हूं तो मुझे क्या इतराज हो सकता है उस कमीशन पे? फेयर इनफ। अच्छा मिनिस्टर साहब, इसमें एक चीज़ जो वाइडली डिस्कस्ड है, और ये आप ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स में भी कहीं बैठे तो वहाँ पर भी ये सवाल बड़ा उठाया जाता है, इमरान खान साहब ने एक कमेटी बना दी मुज़ाकरात के लिए। क्या ये कमेटी इतनी एम्पावर्ड है कि जो कुछ आप लोग डिसाइड करेंगे गवर्नमेंट के साथ बैठकर, क्या उसके ऊपर मिनवन अमल होगा, या इमरान खान साहब एंड में कह दें कि जी मैं तो ये मानता नहीं हूँ, इन्होंने कुछ गलत चीज़ें डिसाइड कर ली हैं, सो लेट्स रीस्टार्ट, हाउ इट्स गोइंग टू वर्क? देखिए, अभी तो बड़ा वाज़े तरीके से मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने कोई क्या टीओआर है इस कमेटी का वो नहीं दिया, या किस पॉइंट पे मुज़ाकरात हैं वो भी नहीं दिया। अभी तो बहुत शुरुआत है। एक चूंकि तनकीद होती थी पीटीआई के ऊपर कि हम दरवाजे नहीं खोलते मुज़ाकरात के सियासी जमातों से, तो इवेंचुअली बानी चेयरमैन जो है पीटीआई के, उनसे जब काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप इजाजत तो दें कम से कम कि हम बात कर सकें ताकि ये तनकीद खत्म हो, तो उन्होंने कहा कि आप दरवाजे मैं खोल देता हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि जो हुकूमत है वो ये हमारी जो डिमांड्स हैं वो भी नहीं मानेगी, और हुकूमत के पास इख्तियार भी नहीं है चूंकि, तो हो सकता है कि वो वैसे भी कोशिश करें कि इस चीज को वो गलत तरीके से पोर्ट्रे करें और गलत तरीके से करें, जिस तरह के हम कोई पीटीआई कांग्रेस रिक्वेस्ट कर रही है क्योंकि वो कमजोर हो गए हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बना दी, उसको टीओआर नहीं दिए, और जब ये हुकूमत की तरफ से ये बयानिया आना शुरू हो गया कि आप तो पीटीआई तो कमजोर हो गया है और वो तो एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन हम नहीं मानेंगे, तो ये फिर उनकी जो बात थी बानी चेयरमैन की, जो उन्होंने कहा था कि यही होगा, वो फिर साबित हो गई कि किसी ना किसी वजह से हुकूमत जो है अब भाग रही है। हमने दरवाजे खोले हुए हैं जो मुज़ाकरात के हैं, डायलॉग के हैं, लेकिन हुकूमत अब उससे छुप रही है और भाग रही है, क्योंकि उनको अल्टीमेटली पता है कि उनके पास इख्तियार ही नहीं है किसी किस्म के डायलॉग का। तो इससे पहले कि हम अपनी कमेटी की टीओआर्स दें, पहले हुकूमत तो देखे कि उनके पास क्या इख्तियार है। तो सर इससे वे आउट कैसे निकलेगा? जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से ये स्टेटमेंट्स देखी सबने कि अभी हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये शराइत रख के बैठे हैं, सर वे आउट कैसे निकलेगा? पॉलिटिकल टेम्परेचर कैसे कम होगा? देखिए, एक तो इसका तरीक़ेकार ये है कि जो स्पीकर हैं या चेयरमैन हैं, स्पीकर नेशनल असेंबली, चेयरमैन सेनेट, ये मिलके एक खुद ही अगर एक कमेटी बना लें, पार्लियामेंट्री कमेटी जिस तरह पहले भी बनाई थी, और वहां से कोई डायलॉग शुरू हो, तो मुझे यकीन है कि पीटीआई उसमें पार्टिसिपेट करेगी, और अगर पार्टिसिपेट करेगी तो वहां से कुछ शुरुआत हो सकती है बातचीत की, और फिर अगर वो बात आगे बढ़ती है तो फिर उसको हम ब्रॉडर कमेटी के पास भी ले जा सकते हैं। तो शुरुआत तो हो सकती है, डायलॉग तो हल है, बातचीत से ही हल निकलता है, सियासी तौर पे हर मसले का हल निकल आता है और बड़ा अच्छा निकल आता है, लेकिन उसके लिए आपको एक तो एक दूसरे के ऊपर एतमाद चाहिए और दूसरा कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चाहिए, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स खान साहब ने बहुत क्लियरली बता दिए हैं, और मेरा ख्याल है कोई भी लीडर अगर उससे हट के बात करता है पीटीआई का तो वो बात दुरुस्त नहीं। कंडीशंस बड़ी वाजे तौर पे अभी तक लगाई हुई हैं, और कंडीशंस यही हैं कि आप टीओआर के मुताबिक आप अगर बात करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे पास भी टीओआर हो और आपके पास भी टीओआर हो, तो पहले आप ग्राउंड वर्क करें और एक कमीशन बना दें, और जो लोग हैं उनको जो गैर कानूनी तौर पे अरेस्ट हुए हैं उनको रिहा कर दें। हम कौन सा कह रहे हैं कमीशन कंक्लूड हो जाए, हम तो कह रहे हैं कि आप कमीशन का शुरुआत तो करें ना, तो पॉसिबल तो है। और अगर स्पीकर और चेयरमैन सेनेट अगर इसमें रोल प्ले करते हैं तो वो भी एक मुनासिब बात है, क्योंकि इवेंचुअली इसका फाइनली हल तो सारा पार्लियामेंट में होना है। सर, डू यू स्टिल थिंक के मेन स्टेक होल्डर या फैसला साज एस्टैब्लिशमेंट ही है और इवेंचुअली अप्रूवल वहीं से होगी तो मामला आगे चलने?
जी देखिए, हर स्टेक होल्डर को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और फिर ही जाके इसका हल होगा। ये तो मेरा ख्याल है यही लगती है पोजीशन। उसके बगैर तो डायलॉग ने आगे चलना नहीं। और मेरा ख्याल है पिछले चंद दिनों से यही मुझे इत्तला भी मिल रही है, प्राइवेटली भी और ऑफिशियली भी, और जो टॉक शोज पे भी बातें हो रही हैं वो कुछ ऐसी ही बात है कि जब तक सब इन्वॉल्व नहीं होंगे, लगता तो यह है कि डायलॉग आगे नहीं चलेगा। सर, एक तरफ आप बड़ी अच्छी बात है कि आप पार्लियामान की बात कर रहे हैं, आप जैसी सेन वॉइसेस दे वांट सम सोल्यूशन, बट एट द सेम टाइम उमर अयूब साहब ने आज बाइकआउट किया है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हम पार्लियामान में नहीं आ रहे। जी देखें, मेरी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पार्लियामेंट का अब उनकी पता नहीं स्टेटमेंट क्या है और किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं। मेरी नज़र में पार्लियामेंट का बाइकआउट करना किसी सूरत में मुनासिब इसलिए नहीं होता कि आपको पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जहां अपनी आवाज़ उठा सकते हैं आप, और अपनी आवाज़ भरपूर तरीके से उठा सकते हैं, और दुनिया सुनती है आपकी आवाज़। यानी आपकी एक स्पीच, मैंने एक स्पीच की थी अभी सेनेट में, तो गोली क्यों चलाई वाला सवाल पूछा था जहां पे आपने। जी, जहां मैंने ये सवाल पूछा था वो पूरी दुनिया से मुझे उस पे कॉरेस्पॉन्डेंस आई है। तो ये आवाज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां आप लोगों की आवाज़ उठाते हैं, ह्यूमन राइट्स की, बुनियादी हकूक की, इंसानी हकूक की, इन सारे आईनी मामलात की आप आवाज़ उठाते हैं, आप रूल ऑफ लॉ की आवाज़ उठाते हैं, आप लोगों के हक की बात करते हैं। तो मैं उस पर बाइकआउट तो दूसरा बड़ा आसान एक आप रास्ता दे देते हैं, जो हुकूमत में है, अगर आपकी ऑपोजिशन ही नहीं है, वो बाइकआउट है परमानेंट, तो फिर वो दुरुस्ती बाइकआउट किया जाता है एक हद तक। आप कुछ पॉइंट बनाने, मतलब आप देखते हैं कि ज्यादा कानून बुलडोज हो रहा है तो आप बाइकआउट कर सकते हैं और आप अपनी प्रोटेस्ट लॉन्च कर सकते हैं बाइकआउट के जरिए, लेकिन पार्लियामेंट को बाइकआउट नहीं किया जाता, प्रोसीडिंग्स कोई स्पेसिफिक प्रोसीडिंग्स को बाइकआउट किया जाता है। सर, वैसे तो जमहूरियत का हुस्न इख्तलाफ राय में है, सिविल नाफरमानी की तहरीक हो जाए, 24 नवंबर का एहतजाज हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी इख्तलाफ दिखाई दिया, इन मुज़ाकरात को लेकर भी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफ है? जी, मेरा ख्याल है कि इख्तलाफ कोई नहीं, सिर्फ पॉइंट का ये फर्क है कि कुछ शायद एक इम्प्रेशन मिला था जिसपे इमरान खान साहब बहुत नाराज हुए, और वो इम्प्रेशन ये था कि और मीडिया में भी ये क्रिएट हुआ कि जिस तरह हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करें। मैं बार बार आके ये बात क्लियर कर रहा हूं कि हम अपनी जो मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला है ये हमने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से खोला है, यानी अपने एक जब आप जीत जाएं, जब आप ताकतवर हों, तो फिर आप अपने आप को दिखाते हैं कि ठीक है हम तैयार हैं उसके बावजूद बातचीत करने के। इसको कमजोरी नहीं समझा जाता, इसको इनफैक्ट एक स्ट्रेंथ समझी जाती है। तो इसको वो जो कुछ इंप्रेशन आया था कि जिस तरह की हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो उस इंप्रेशन पे इमरान खान साहब जरूर उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल गलत है, हमने ये डिमांड्स रेज की हैं और हम बराबरी के पॉइंट पे हम बात करना चाहते हैं। अगर नेगोशिएट करना है तो हम कमजोरी से नहीं, हम पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से हम इसको करेंगे, इस पे ऊपर नेगोशिएट किसी मामले पे। तो ये वाला इंप्रेशन ये वक्त आया था, लेकिन उसके बाद मेरा ख्याल है अब तब से सब ने ये लाइन बड़ी वाज़ेह तौर पे ले ली है, और वही इमरान खान साहब की लाइन है। सर, एक रिसेंटली मैटर आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, रिचर्ड बेनल, स्पेशल एनवॉय टू प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप, उनकी ट्वीट्स, फ्री इमरान खान, उसके बाद काफ़ी सारे और रिपब्लिकन्स की ट्वीट्स, माजी के खतूत। सर, इसका इम्पैक्ट कोई आप देखते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर या मौजूदा हमारे सियासी हालात के ऊपर, इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर इन ट्वीट्स का या इस एक नैरेटिव का कोई इम्पैक्ट आ सकता है? देखिए, जब आप इंटरनेशनल दुनिया की बात करते हैं तो दो चीज़ें आप याद रखें जी। पहली चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल होता है, हर हुकूमत जो है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट सबसे आगे रखती है। उसको आपके नेशनल इंटरेस्ट या आपके इंटरनल मामलों से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो सबसे पहले देखते हैं कि हमें किस चीज़ का फायदा है। अगर उनको फायदा ये है कि आपको डिस्टेबलाइज करें तो वो एक्शन लेंगे। अगर उनके नेशन के, उनके मुल्क में कुछ फायदा है कि आप बेहतर हों तो आपको बेहतरी की तरफ
वो सपोर्ट करेंगे। तो ये तो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल। लेकिन जब आती है बात पार्लियामेंटेरियन टू पार्लियामेंटेरियन लेवल, यानी हर मुल्क में पार्लियामेंट है, हर मुल्क में हुकूमतें हैं, हर मुल्क में मिनिस्टर्स हैं, हर मुल्क में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जी। जब वहां मामला आता है तो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि वहां इंडिविजुअल लोग जो हैं वो दो प्रिंसिपल्स के साथ, दो असूलों के साथ खड़े होते हैं। एक, वो चाहते हैं कि जमहूरी हुकूमतें हों और जमहूरियत कायम हो मुल्क में, और दूसरा वो चाहते हैं कि जहां बुनियादी हुकूक और इंसानी हुकूक का मामला है वहां किसी किस्म की ज्यादती ना हो। ठीक है। तो जब ये दो मामले नजर आते हैं तो पार्लियामेंटेरियन पूरी दुनिया के इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर वो एक बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस होता है हुकूमतों पे जब सारी दुनिया के पार्लियामेंटेरियंस एक ही बात करें। और मेरी नज़र में इस वक्त हमने जहां जहां जिस फोरम पे बात की है, जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के खिलाफ हो रहा है, और जिस तरह इमरान खान साहब को रखा हुआ है बेबुनियाद मुकदमों में जेल के अंदर, उनको 500 दिन से ज्यादा हो गए हैं, तो ये मामला जब बाहर के पार्लियामेंटेरियंस उठाते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ये बुनियादी हक के खिलाफ है, ये जमहूरियत के खिलाफ है, ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, तो उसका असर तो जरूर होगा। और जितनी ये आवाजें बढ़ेंगी उतना असर उसका ज्यादा होगा। और ये हर जगह जो आवाज उठती है ह्यूमन राइट्स वाली, वहां एक फिर कंसेंसस आ जाता है। तो हुकूमत को फिर देखना पड़ता है कि हम अगर आगे चलना है हमने, तो ह्यूमन राइट वायलेशन हम ना करें। बाकी सियासी मामला अपने रहते हैं, वो अपनी जगह रहता है, लेकिन ह्यूमन राइट एक ऐसा इशू है जहां ये मामला हो जाते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए पार्लियामेंटेरियंस इकट्ठे। फेयर इनफ। सर, रिसेंटली ये खबर आती है कि इमरान खान साहब ने जेल में मौलाना फजलुर रहमान साहब, बचकजई साहब, मैंगल साहब, इन तमाम शख्सियात से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। सर, आपके पास क्या आप तस्दीक कर सकते हैं इस खबर की? जी देखिए, ये तो उनको काफी जगह से एडवाइस दी जा रही है कि आप क्योंकि आपको मिलने की इजाजत नहीं है तो जरूर मिलें, क्योंकि एक बहुत जरूरी बात ये भी होती है किसी भी ऑपोजिशन में कि सारी ऑपोजिशन जमातों को साथ लेके चलें। बेशक हमारे पास इस वक्त स्ट्रेंथ है, लोगों की पब्लिक हमारे साथ है, लेकिन बाकी भी ऑपोजिशन की जमातें हैं जिनको अगर हम साथ लेके जाएंगे तो यूनिटी में, इत्तेहाद में और भी बेहतरी है, और हम बेहतर तरीके से ज्यादा मुशावरत से अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सकेंगे और अपना जो मकसद है वो हम पूरा कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है इस वजह से उनको कहा गया है, रिक्वेस्ट की गई है कि आप मिले। तो मैंने भी जब कहा उनको, तो उन्होंने कहा कि अगर वो मिलने की इजाजत देंगे तो कोई इशू नहीं है, मैं बिल्कुल मिलना चाहता हूँ। उन्होंने तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात का इजहार किया है, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जाता। वो बहुत मुश्किलात क्रिएट होती हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो मिलने देंगे बाकी ऑपोजिशन लीडर्स को। सर, फाइनली ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब के केसेस स्टेटस क्या है? जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, मुज़ाकरात भी हैं, कुछ मामलात केसेस को लेकर भी हल होते बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं, कि अभी प्रोलॉन्ग केसेस हैं, लंबे चलेंगे, बिहाइंड द बार्स वाला सीन लंबा है अभी? जी देखें, जहां तक तो केसेस जो मेजर केसेस थे, उसमें पहला तोशाखाना 1, उसके बाद साइफर केस, और जो दूसरे दीगर उन्होंने बड़े बड़े केसेस बनाए थे, वो तो उनमें या तो केसेस खत्म हो गए हैं, या उनमें जो सजा हुई थी वो सस्पेंड हो गए हैं, या जिनमें बेल लेनी थी वो बेल ले चुके हैं। अब जो नीचे केस चल रहे हैं अलकादिर के और तोशाखाना 2, देखा मैंने ये है कि नीचे हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। अभी तक तो जो तारीख में देखा है हमने पिछले 500 दिन में कि निचली अदालतों से कोई इंसाफ नहीं मिलता। हमें ये इंसाफ लेने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को रुजू करना पड़ता है, और वहां से ही फिर इवेंचुअली इंसाफ का तकाजे पूरे होते हैं और हमें वो जजमेंट्स मिलती हैं। तो इसलिए ये जो 2 केसेस मैंने जिक्र किया अभी आपको, अलकादिर और तोशाखाना 2, उसमें अब देखना है कि क्या सूरत हाल होती है। लेकिन उसके बाद और मजीद कोई केसेस रह नहीं गए। इन दोनों केसेस की भी अगर फैसला आता है नीचे से, अगर हमारे खिलाफ भी आता है, तो हमें फिर जाना पड़ेगा, और उसमें कुछ और वक्त लग सकता है थोड़ा। लेकिन मुझे अब एंड नजर आ रही है, एंड गेम। अब जहाँ तक डायलॉग का ताल्लुक है, आप एक चीज काइंडली ख्याल रखिए कि
हम डायलॉग इसलिए नहीं कर रहे कि ये कोई केसेस में हमें रिलीफ मिल जाए। ये केसेस तो हम लीगल जंग लड़ेंगे और इंशाल्लाह लड़ेंगे और आपको जिता के दिखाएंगे कि किस तरह जीतते हैं आप इन सारी मामलात के बावजूद। कानूनी जंग और इंसाफ के तकाजे किस तरह पूरे होते हैं इस मुल्क में भी। लेकिन उसके साथ साथ हमारा डायलॉग वाला हकूक, और वो हम डायलॉग के जरिए नहीं तो हम सियासी तौर पे अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। वो एक सियासी जंग भी जारी रहेगी। तो डायलॉग का ये मतलब नहीं कि हमारी सियासी जंग खत्म हो गई या हमारी लीगल जंग खत्म हो गई, वो जारी रहेगी, भरपूर तरीके से जारी रहेगी। इसी तरह जो हमने आवाजें उठाई हैं, चाहे वो करप्शन के खिलाफ हो, चाहे वो रूल ऑफ लॉ के लिए हो, चाहे वो अदालतों की आज़ादी के लिए हो, वो हमारी सारी जो डिमांड्स हैं वो अपनी जगह कायम हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, पाकिस्तान इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक जो टेक अवे इस सारे सेगमेंट से था मेरे नज़दीक वो ये था कि रिसेंटली येस वी सॉ दैट, हमें इंप्रेशन मिला कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात को लेकर थोड़ी बैकफुट पे थी, या कह लीजिए कि मजबूरन या इस तरह के सर्कमस्टांसिस बन गए कि मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बट कैटेगोरिकली इमरान खान साहब को कोर्ट करके बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने फरमाया कि जनाब हमारी मजबूरी नहीं है, हम मुज़ाकरात उस सिचुएशन या उस पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं व्हेन वी थिंक वी हैव वन। हम जीती हुई सिचुएशन या जीती हुई पोजीशन से मुज़ाकरात का आगाज़ करना चाहते हैं, हम कोई बैकफुट पे नहीं है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। मुज़ाकरात भी हुकूमत से इस्टेब्लिशमेंट टू जो ट्विस्ट आया था कि गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात पॉसिबल हैं, एंड देन टेकिंग दैट स्टांस कि हम किसी कमज़ोर या बैकफुट पे खड़े होकर मुज़ाकरात नहीं कर रहे हुकूमत, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक। एनीवेज, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेरे साथ रहिएगा।